वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम आधुनिक भारत का जो हमारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1, उसमें आधुनिक भारत के जो क्वेश्चंस थे उनको हल करेंगे और व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे। आप बाद में कंटेंट में ऐप में आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां अच्छी तरह से इसको देखें और इसकी जो व्याख्या भी होगी वो व्याख्या भी क्या है कि हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, कहीं न कहीं पूछा गया होगा या पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। उन्हीं फैक्ट पे हम बात करेंगे, तो व्याख्या को भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। कुछ मानवीय भूल के कारण हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट कैसे भी हो जाता है, तो ये हल हम अपने करते हैं, तो उससे क्या है कि वो अपनी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को भी दूर करेंगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व, निम्न में से कौन कौन की जगह हम ये कहें ना किसने, ठीक है, निम्न में से किसने उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था है? महालवाड़ी व्यवस्था है। हॉल्ट मैकेंजी, जेम्स थॉम्सन, टीसी रॉबर्टसन या मार्टिन वर्ट? अब देखिए मित्रों, पहले तो आप इसका उत्तर सोचें, तब तक मैं थोड़ी चीजें इसके बारे में बता देता हूं आपको कि महालवाड़ी व्यवस्था है, ये महालवाड़ी व्यवस्था है, इसमें क्या था कि इस व्यवस्था में एक गांव या गांव के समूह को क्या कर दिया जाता था? गांव या गांव के समूह को एक महाल माना जाता था। क्या मानते थे? महाल मानते थे। और ये जो महाल है, इस महाल में भू राजस्व जो एकत्रित करने का काम था, ये भू राजस्व एकत्रित करने का काम दिया जाता था। ये किसको दिया जाता था? ये गांव के मुखिया को दिया जाता था, गांव के मुखिया को दिया जाता था। और ये अपने को ध्यान रख लेना है कि ये मुखिया है, ये भू राजस्व इकट्ठा करता था, सारी जिम्मेदारी इसकी रहती थी। तो महाल किसे कहते हैं ये भी आता है, तो एक गांव या गांव के समूह को कहते थे। ये व्यवस्था है, इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसकी शुरुआत करने वाला होल्ट मैकेंजी था। और होल्ट मैकेंजी ने क्या किया? 1819 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया। और ये प्रारंभ कब किया? 1819 ईस्वी में प्रारंभ करते हैं। और ये प्रारंभ है उत्तर पश्चिम प्रांत में करते हैं, ये ध्यान रखना है। साथ में अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है साथियों, कि जो ये महालवाड़ी व्यवस्था है, इस महालवाड़ी व्यवस्था, चलो एक बार इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जेम्स थॉम्सन ने इन्होंने महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन आए कि महालवाड़ी व्यवस्था का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करने वाला कौन सा था? तो ये जेम्स थॉम्सन था। ये अपने को ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। संशोधित रूप का कहते, प्रारूप कहते, प्रारूप ज्यादा सही रहेगा, प्रारूप प्रस्तुत किया, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है वो मार्टिन वर्ड्स आते हैं। तो मार्टिन वर्ड्स को अपने को ध्यान रखना है साथियों। मार्टिन वर्ड्स है, ये उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक थे। वैसे ही ऑल ओवर भारत की बात करें तो ये क्या है कि प्रवर्तक कौन है? होल्ट मैकेंजी है। पर उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक है वो मार्टिन वर्ड है। जेम्स थॉम्सन ने महालवाड़ी व्यवस्था का संशोधित रूप प्रस्तुत करते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है साथियों, इस महालवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया था?
1822 ईस्वी में, ये भी नोट करेंगे आप, 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में क्या किया गया, नियम 7, अभी नियम भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये संख्या पूछी जाती है। नियम 7 के तहत कानूनी रूप दिया गया। कौन सा रूप दिया गया है, कानूनी रूप दिया गया। ये भी आप नोट कर देंगे साथियों, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी फ्यूचर में। अभी तक ये ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की है, मधुमक्खियों से की है? ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, हम सभी को इसके बारे में पता होता है, काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि बंगाल के किस शासक ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की है। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये शासक कौन है, ये अलीवर्दी कहाँ है, अलीवर्दी कहाँ है, ये क्या रहते हैं 1740 से 56 तक बंगाल के नवाब रहते हैं। मीर जाफर है, मीर कासिम है, नजमुद्दौला है, ये 1757 से क्या है, 1757 से 1760 तक क्या रहते हैं, ये यहाँ के नवाब रहते हैं। मीर कासिम है, ये मीर कासिम 1760 से 1763 तक यहाँ के नवाब रहते हैं। नजमुद्दौला 1765 में बनते हैं और ये अल्पवयस्क हैं, और इनके टाइम में क्या होता है, ये अल्पवयस्क हैं, इनके टाइम में सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही रहती है। सत्ता किनके हाथ में रही, अंग्रेजों के हाथ में ही रही, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से क्या है, नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का किस पे, बंगाल पे। तो ये क्या है कि अलीवर्दी कहां वाला अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अलीवर्दी कहां है। ये क्यों कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि जैसे मधुमक्खियों का छत्ता है, अगर क्या है कि मधुमक्खियों को हम छेड़ेंगे नहीं, उस छत्ते को पलने बढ़ने देंगे तो वो क्या देगा, शहद देगा, और अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो क्या है कि काट काट के हमको मार देगा। यानी ये इनके कहने का मतलब था कि जो अगर अंग्रेजों को हमने छेड़ा तो वो काट काट के हमें मार देंगे, और अगर नहीं छेड़ेंगे तो वो हमें शहद देंगे मधुमक्खी के छत्ते की तरह। यानी एक तरीके से ये अंग्रेजों के समर्थक की भूमिका में थे। हालांकि इन्होंने क्या है कि जो इनकी व्यापारिक कोठी थी उनका दुर्गीकरण का अनुमति इन्होंने बंगाल में नहीं दी, ये भी ध्यान रखना है। अलीवर्दी खान समर्थक होते हुए भी व्यापारिक कोठी के दुर्गीकरण की अनुमति है बंगाल में, वो अंग्रेजों को नहीं दी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में क्या किया गया था, फरवरी 1856 में अवध का विलय किया गया था। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी को पता रहता है इसके बारे में भी। तो ये कौन है, कर्नल आउटड्रम है, कर्नल है आउटड्रम। ये क्या करते हैं, ये अपने को ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की ये रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, वो की थी 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की इस समय क्या है, किसको, अवध को मिलाया गया है। तो अवध का नवाब कौन था, अवध का नवाब, इस समय अवध का जो नवाब था मित्रों, ये अवध का नवाब था नवाब वजीउद्दौला, नवाब वजीउद्दौला यहां का नवाब था। ये अपने को ध्यान रखना है। अवध को किस आधार पे मिलाया गया, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, इस पे आप गौर करेंगे कि हालांकि हम सभी को इसके बारे में पता रहता है कि लॉर्ड डलहौजी इस समय क्या थे, हमारे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था मित्रों, लॉर्ड डलहौजी ने आउटड्रम की रिपोर्ट के आधार पर, इसको एक तरीके से आधार बनाया था। आउटड्रम की रिपोर्ट के आधार पे क्या किया गया था, रिपोर्ट के आधार पर
अब ये कारण इसमें महत्वपूर्ण रहता है। कुशासन, कुशासन ये ध्यान रखना है कि किस आरोप के आधार पर मिलाया गया। ये अपना राज्य ऐसा ही था, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया, साम्राज्य में मिला लिया। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। इस पे हमें ये भी गौर करना है मित्रों कि इसको मिलाया गया है। अब इसको क्या किया गया है, मिलाया गया है, पर ये अंग्रेज जब भी चाहते थे ना पहले, तो ये इनसे उपहार लेते थे, इनसे भेंट लेते थे, इनसे कर के रूप में पैसे वसूल करते थे। इसलिए अवध को क्या है, अंग्रेजों की दुधारू गाय कहा जाता था कि जब चाहो दूध निकाल लो। अंग्रेजों की दुधारू गाय राजस्थान की किस भारत की किस रियासत को कहा जाता था, तो अवध को कहा जाता था। और ये माना जाता है कि ये लॉर्ड डलहौजी की महान राजनीतिक भूल थी अवध को मिलाना कुशासन के आधार पे। इस कारण इनका बहुत सा विरोध भी हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वास्को डी गामा की जीवनी ओस लूसीदास है का लेखक था? ये अपने को ध्यान रखना है। दुरांती बारबोसा, दुरांती कौन है, बारबोसा, कैस्पर कोरा, जुआओ डी बारोस या केमोस। अब देखिए वास्को डी गामा है, ये अपने को पता है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत आया। 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन था। अब देखिए मित्रों, यहां अपने को ध्यान रखना है, वास्को डी गामा कहां का निवासी है, तो ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल का निवासी था, ये अपने को ध्यान रखना है। अब वास्को डी गामा आया तो सबसे पहले कहां आया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि कालीकट के बंदरगाह पर आया है, कालीकट के तट पर, कालीकट तट है, ये क्वेश्चन आता है कालीकट वाला। कालीकट तट पर एक बंदरगाह था, इसको ध्यान रखेंगे। ये कुड़प्पू डैम बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर ये सबसे पहले आया था, ध्यान रखना है। एक बात तो ये, अब इस पे क्या है कि इसको लेकर जब ये कालीकट के बंदरगाह पर आया तो इसको लेकर प्रतिक्रिया किस रूप में रही, तो यहां अपने को ध्यान रखना है। इस समय कालीकट का राजा था जमोरिन। कालीकट के शासक जमोरिन ने, जमोरिन कौन था, जमोरिन वास्तव में तो उपाधि थी, पर यही कालीकट का शासक, इसने क्या किया था, इसने इसका स्वागत किया था। और कालीकट में क्या थे, अरब व्यापारी थे, और अपने कह के पीछे हल किया था वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, तब अपने भी देखा भी था कि हमें दुनिया में यूरोपियन की जो भौगोलिक खोजें थी, उन भौगोलिक खोजों से पहले दुनिया में कौन से व्यापारियों का एक तरीके से वर्चस्व था, एकाधिकार था, तो अब वो अरब व्यापारी थे, और अरब व्यापारियों ने उनका विरोध किया। अब देखिए ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये क्या है, वाक्य बना के दिए जाते हैं। अरब यात्रियों ने स्वागत किया, जमोरिन ने स्वागत किया, कौन सा सत्य है, तो हमें पता होना चाहिए कि जमोरिन स्वागत करता है, अरब यात्री विरोध करते हैं, स्वागत नहीं करते। ठीक है, तो ये यहां हमारे आता है। और फिर क्या है कि केमोस है, कौन है, केमोस। ये केमोस क्या करता है, इनकी जीवनी लिखता है, ओसलोडियास। और ये जीवनी है इनकी, ये जीवनी 1572 में प्रकाशित होती है। 1572 ईस्वी में क्या हुई,
प्रकाशित हुई, ये अपने को ध्यान रखना है। और किस भाषा में हुई, तो पुर्तगाली भाषा में हुई, ये भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए पुर्तगाल में क्या है, पुर्तगाल में एक लूसियाडिस नाम का एक महाकाव्य था। उसी महाकाव्य के आधार पर ओस लूसीदास, या इसी को लूसियाड बोलते हैं, लूसियाड है, इसकी क्या है कि इन्होंने रचना की थी 1572 में। जीवनी किसकी है, जीवनी है वास्को डी गामा की, वास्को डी गामा की जीवनी है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है कि उत्तर मुगलकालीन सम्राटों का कालक्रम था। अब देखिए उत्तर मुगलकालीन सम्राट हैं, वो किसको कहते हैं, ये हम सभी को पता रहता है, कॉमन चीज है कि औरंगजेब के बाद के हम भारत में क्या है, औरंगजेब के बाद के शासक हैं, उनको क्या कहा जाता है, उत्तर मुगलकालीन क्या कहा जाता है, शासक कहा जाता है। मुगलों के वास्तव में क्या है कि 6 प्रमुख राजा हुए हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, 1526 से लेकर 1707 तक, 1707 से लेकर 1857 तक। हालांकि वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से क्या है कि भारत पर शासन रहा है वो मुगलों का ही रहा है, मुगल बादशाह के नाम से ही शासन चलता था। 1707 से लेकर और 1857 तक जो मुगल बादशाह हुए उनको उत्तरवर्ती मुगल बादशाह कहा जाता है। हालांकि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद में मुगल बादशाह है वो अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए थे और अंग्रेजों के अनुसार ही वो काम करते थे। यहां अपने को ये देखना है कि जहांदार शाह का काल रहा है 1712 से 13, एक साल ये क्या है कि रहे थे। इनको इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। बहादुर शाह है, ये इसके बाद में सबसे पहले बने थे 1707 से 1712, औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे बहादुर शाह ए बेखबर इनका उपनाम था। सबसे अधिक आयु में मुगल बादशाह बनने वाले 63 साल में बने थे शाह बहादुर शाह। और यहां अपने को ध्यान रखना है फर्रुख सियर रहे हैं 1713 से 1719 तक, और मोहम्मद शाह रंगीला रहे हैं 1719 से लेकर 1748 तक। ये मुगल बादशाहों का जो ये दिए गए हैं इनका काल था। तो इनमें सबसे पहले कौन बने हैं, 2 नंबर बहादुर शाह 1707 में बने हैं। तो पहले तो यहां देखो कि 2 नंबर से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों 2 नंबर से नहीं हो रहे, तो 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये। इसके बाद में क्या आ रहा है, 1712 के बाद में 1 नंबर आ रहा है, तो ये 1 नंबर, यहां 1 नंबर नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। तो सीधा उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा क्या है कि 2 1 3 4 और 2 1 3 4 आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन था। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है जो विदेशी है, इन विदेशियों में जो विदेशी थे, या विदेशी की बजाय कहें यूरोपियन, क्योंकि विदेशियों में तो क्या है हमारे अरब भी है, तो यूरोपियन के आगमन में क्या है कि एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि हमारे सबसे पहले कौन आए, यूरोपियन में सबसे पहले भारत में आए हैं वो आए हैं पुर्तगाली। कौन आए हैं, पुर्तगाली। और पुर्तगाली कब से आए हुए माने जाते हैं, वास्को डी गामा से 1498 ईस्वी से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बाद में कौन गए, सबसे बाद में गए, ये ध्यान रखना है, ये हमारा गए है, आए नहीं है। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए कौन। एक क्वेश्चन और कि सबसे बाद में आए, सबसे बाद में कौन आए, ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बाद में तो आए हैं वो फ्रांसीसी आए। कौन आए हैं,
फ्रांसीसी आए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे बाद में गए हैं वो कौन गए हैं? सबसे बाद में गए हैं पुर्तगाली। बड़ी विचित्र बात है साथियों कि हम पर शासन कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं, अंग्रेजी करते हैं, ब्रिटिश करते हैं, पर भारत में सबसे पहले विदेशी आने वाले पुर्तगाली हैं और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली हैं। अंग्रेजों के बाद में गए। इन्हों पुर्तगालियों का अधिकार कहां हो गया था? गोवा पे हो गया था, और गोवा है वो पुर्तगाली गोवा पर अधिकार रहा था 1961 ईस्वी तक। ब्रिटिश तो हमारे 1947 में चले गए। ठीक है, तो ये अपने को विशेषकर ध्यान रखना है, विशेषकर गौर करना है, क्योंकि सबसे बाद में जाने वाले ब्रिटिश कौन थे, यूरोपियन कौन थे, सॉरी यूरोपियन कौन थे, तो हमारे दिमाग में ब्रिटिश आता है, अंग्रेज आता है। हम सोचते हैं कि 1947 में आजादी के साथ ही सारा खात्मा हो गया था, पर ऐसा नहीं था। गोवा है, इस गोवा दमन द्वीप पर किनका अधिकार था? पुर्तगालियों का था, और ये 1961 में इनसे लिया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, नीनो द कुन्हा, वास्को डी गामा। तो पुर्तगाली गवर्नर भारत में पहला कौन था? ये था फ्रांसिस्को अल्मेडा। और ये ध्यान रखने, ये कब बना था? ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और एक और ध्यान रखेंगे इसकी विशेष बात कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? ये अल्मीडा की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी ये क्या करना चाहता था कि जो ब्लू यानी नीला वाटर, कौन सा? समुद्र का, और हिंद महासागर पर पूरा व्यापारिक एकाधिकार ये स्थापित करना चाह रहा था। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये किसकी है? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थी। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसकी हम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें और इसकी न करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इन्हें क्या है, भारत में क्या है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का क्या कहते हैं? साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। ये कब बने थे? 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने। ये अपने को ध्यान रख लेना है। साथ में क्या ध्यान रखना है साथियों? साथ में अपने को ये चीज भी गौर करनी है कि ये क्या करते हैं, 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में क्या कर रहे हैं? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से, बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता। इन्होंने गोवा जीता है और इसको अपनी क्या है, राजधानी बनाया है। इसके बाद में गोवा लगभग इनके ही 1961 तक पुर्तगालियों के हाथ में ही रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष पहला मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना हुई? अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि हमारा पहला मजदूर संगठन है वो कौन सा है? मद्रास मजदूर संघ है, और इसकी स्थापना 1918 में हुई। इसकी स्थापना क्या है? 1920 में हुई, 1936 में हुई, या 1924 में हुई। अब यहां अपने को ध्यान रखना है कि 1918 है, इसमें क्या है कि मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने की थी। भारत का पहला ये मजदूर संगठन माना जाता है ने की, ये अपने को ध्यान रखना है। वीपी वाडिया है, 1918 में पहले भारत के पहले मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना करते हैं, ये ध्यान रखना है। 1920 में क्या है? अखिल भारतीय मजदूर संघ
अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई? मजदूर संघ की स्थापना। बाकी इस पे क्या है कि आगे मैंने क्वेश्चन लिया है, उस पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। 1936 में क्या है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसान सभा की स्थापना, और ये किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ये स्वामी सहजानंद के द्वारा की जाती है। स्वामी सहजानंद हैं, ये इसकी स्थापना करते हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना में लाला लाजपत राय का योगदान है। आगे अपनी डिटेल पढ़ेंगे, पहले इतना देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले स्तर के अध्यक्ष कौन थे? ये एनएम जोशी है, लाला लाजपत राय है, श्रीनिवास एस शास्त्री हैं, या एस डांगे है? तो ये कौन है? लाला लाजपत राय थे। ये अपने को ध्यान रखना है। अखिल ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन है, मजदूर संघ है, इसकी स्थापना है, इसकी 31 अक्टूबर 1920 को ये अधिवेशन होता है पहला, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय कर रहे हैं। ये ध्यान रख लेंगे मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना है, ये 1936 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वामी सहजानंद के द्वारा। स्वामी सहजानंद द्वारा इसकी स्थापना सहजानंद द्वारा की गई। ये अपने को ध्यान रख लेना है। और एक और ध्यान रखेंगे कि स्वामी सहजानंद ने ही क्या किया था? स्वामी सहजानंद ने ये स्वामी सहजानंद है, इन्होंने 1929 ईस्वी में 1929 में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा है, इस किसान सभा की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद करते हैं इसकी भी। और कब करते हैं? 1929 में करते हैं। जबकि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने की है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस की स्थापना है वो कोलबर्ट ने की है। किसने की है? कोलबर्ट ने की है। और कब की है? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में ये की है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला कारखाना, भारत में पहला कारखाना है, ये स्थापित कहां पे किया जाता है? ये भी अपने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। 1668 ईस्वी में सूरत में ये पहला कारखाना स्थापित करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। सकरखेड़ा या इसको सुकरखेड़ा का युद्ध कहते हैं, किनके बीच में हुआ? सकरखेड़ा अथवा सुकरखेड़ा है, ये युद्ध 1724 ईस्वी में होता है। 1724 ईस्वी में होता है। किनके बीच में होता है? ये होता है मुबारिज खां। ये क्या कौन थे? मुगल गवर्नर थे। मुगल गवर्नर थे, ये अपने को ध्यान रखना है। और निजाम उल मुल्क है, ये भी हालांकि मुस्लिम सरदार थे, मुगल सरदार थे पहले, पर क्या कि इनका प्रभाव दक्षिण में बढ़ रहा था, तो इनके प्रभाव को दक्षिण में दक्कन प्रदेश में खत्म करने के लिए ये क्या है, 1724 में मोहम्मद शाह है, उन्होंने अपने दक्कन के जो मुगल गवर्नर थे, जो हैदराबाद में जिनका मुख्यालय था,
उनको आदेश दिया था कि इनको नष्ट किया जाए। इनके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अपने को ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में वर्ड लिखा अपने, और इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें विजेता रहा था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क है ये विजेता रहा, यानी जिसको हराने के लिए क्या किया, जिसको हराने के लिए ये युद्ध किया, उसमें उसके कारण क्या है कि वो ही जीत गया और शक्तिशाली हो गया, और शक्तिशाली हो गया। तो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह है, उन्हें ये लगा कि अब इनसे पंगा लेना सही नहीं है, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इनको क्या किया, मोहम्मद शाह ने इनको दक्षिण का स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर, स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। मोहम्मद शाह ने क्या किया, 1725 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में क्या किया कि जो निजाम उल मुल्क हैं, इनको इनको क्या किया, आसफ जहां की उपाधि थी, आसफ जहां की उपाधि प्रदान की, और उपाधि प्रदान करके और दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये कहे कि इनके बीच में ये युद्ध था, और इसी से हैदराबाद रियासत की स्थापना होती है। हैदराबाद की रियासत की स्थापना, हैदराबाद रियासत की स्थापना कौन करते हैं? हैदराबाद रियासत की स्थापना इसी से होती है, ध्यान रखना है। ये क्या है? हैदराबाद रियासत के संस्थापक थे, हैदराबाद रियासत के संस्थापक। और ये संस्थापक स्थापना कब होती है? 1724 ईस्वी। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे गौर करना है और अच्छे से अपने ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कौन सा युद्ध है? पालखेड़ा का युद्ध है, ये किस वर्ष लड़ा गया, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो पालखेड़ा का जो युद्ध है साथियों, ये पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? ये बाजीराव फर्स्ट, जो मराठा पेशवा थे, बाजीराव फर्स्ट, और इनका लड़ा गया था किसके साथ? निजाम उल मुल्क के साथ। निजाम उल मुल्क है, इन निजाम उल मुल्क के साथ ये लड़ा गया था। और इसमें विजेता कौन रहा, ये भी अपने को ध्यान रखना है मित्रों। तो इसमें जो विजेता रहा है वो बाजीराव फर्स्ट रहा है, बाजीराव फर्स्ट है। इन्होंने ये पालखेड़ा का युद्ध है ये जीता था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला, निम्नांकित में से किसके मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई? सुरजी अर्जन गांव की संधि है, कौन सी संधि? सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये 1803 ईस्वी में होती है, 1803 ईस्वी में हुई है। और किसके दौरान हुई है? द्वितीय, जो सेकंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई है। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ये संधि होती है। और ये संधि किसके बीच में होती हैं? तो ये संधि होती है अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में, अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में हुई। और ये अपने ध्यान रखेंगे कि जो सिंधिया शासक था, कौन था सिंधिया शासक? सिंधिया शासक दौलतराज, दौलतराज ने यह संधि अंग्रेजों से की, अंग्रेजों से की, एक बात। दूसरी, इस संधि के बाद, इस संधि के बाद सिंधिया अंग्रेजों के अधीन आ गए। सिंधिया जो राजघराना था कहां का? ग्वालियर का। सिंधिया अंग्रेजों के अधीन आ गए, सिंधिया अंग्रेजों के
अधीन आ गए, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नीचे सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से अपने इसको देखना है। यहां देखिए अपने को ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधियां होती है और दोनों संधियां ही कब होती हैं, 1765 में होती है, 1765 में होती है। यानी ए का क्या है, 2 है। मद्रास की संधि कब हुई है, मद्रास की संधि है ये पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई है और कब हुई है, ये हुई है 1769 में, यानी बे का क्या होगा, 4। मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि है साथियों, ये संधि होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, सॉरी द्वितीय क्या है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और ये कब होती है, 1784 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है, ये संधि होती है, वो होती है हमारे तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ये तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध की है, मैं अभी लिख दूंगा अलग से, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ये कब होती हैं, 1 में। 2 4 2 4। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत है, मिलान नहीं हो रहा। अब ये क्या है कि यहां ये ध्यान रखना है कि यहां यही क्या है कि यही पेपर हल के रहता है कि कोई बाई चांस मिस प्रिंट हुई है तो उसको हम सही कर पाते हैं। अब देखिए इनको एक एक करके मैं क्लियर करता हूं, आप अलग से इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लें, अलग से आप इसको नोट कर लें हमारी संधियां कौन सी है, ताकि क्या है कि हमारे वो चीज क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, अभी पहली कौन सी दी हुई है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हमारे दी हुई, इलाहाबाद की मित्रों 2 संधियां हुई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पहली संधि, इलाहाबाद की जो पहली संधि है, ये पहली संधि कब होती है, इलाहाबाद की पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ये संधियां हुई हैं। और बक्सर के युद्ध के बाद ये संधियां होती हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि पहली संधि हुई है ये रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से है और मुगल बादशाह के शाह आलम द्वितीय है, इनके बीच में होती है। रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज व मुगलों के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव व शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय है मुगल बादशाह, कौन है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, इनके बीच में होती हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है, ये दूसरी संधि इसी दौरान होती है, यानी बक्सर के युद्ध के बाद होती है। ये यहां पर लिख भी सकते हैं, बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हम सभी को पता रहता है 1764 में होता है, 1764 के बाद ये संधियां होती हैं। और दूसरी संधि हुई है, ये हुई है इसके ठीक 4 दिन बाद, 16 अगस्त 1765 को। और यहां अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों कि ये जो संधि है ये होती है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से है और बंगाल का सॉरी अवध का नवाब है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य है, ये संधि होती है। तो ये इलाहाबाद की संधि जो 1765 में 2 होती है। इसके बाद में हमारी क्या दी हुई है, देखिए मद्रास की संधि दी हुई है। तो यहां अपने
सेकंड देखते हैं, मद्रास की संधि। सेकंड संधि कौन सी है? मद्रास की संधि। और ये जो मद्रास की संधि है मित्रों, ये मद्रास की संधि कब होती है? 1769 में होती है। किसके बीच में होती है? ये कहे कि 1767 से 69 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध जो कब हुआ है? 1767 से 69 तक हुआ है। युद्ध के बाद यह संधि किनके बीच में होती है? यह संधि अंग्रेजों वे मैसूर के शासक कौन है? हैदर अली, हैदर अली के मध्य हुई। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में हमारे तीसरी संधि कौन सी दी हुई है? मैंगलोर की संधि। और मैंगलोर की जो संधि है साथियों, ये तीसरी संधि मैंगलोर, क्योंकि ये थोड़ा गलत हो गया इसलिए अपने इसको सही तरीके से मैं बता देता हूं पूरा आपको। मैंगलोर की संधि है, ये 1784 में होती है। 1784 कब हुई थी? ये ध्यान रखना है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध ये कब होता है? ये 1780 से 1784 तक होता है। के बाद किसके बीच में हुई है? के बाद अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के, मैसूर का जो शासक था हैदर अली, वो इसी युद्ध के दौरान 1782 में मारा गया था। और उसका बेटा टीपू सुल्तान है, ये शासक बना था। टीपू सुल्तान के मध्य हुई, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और लास्ट हमारी यहाँ इसमें संधि दी हुई है, वो कौन सी दी हुई है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है मित्रों, 4 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये कब होती है? ये 1792 में होती है, 1792 में। और कब होती हैं? तो तीसरे आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब होता है? 1790 से 92 के बीच में होता है, 1790 से 1792 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद क्या होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यह संधि किसके बीच में हुई? तो यह संधि अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में हुई। अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य हुई, सुल्तान के मध्य हुई। अब देखिए मिस प्रिंट था तो थोड़ा अपने को टाइम देना पड़ा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और दिए गए कोड की सहायता से सुझाव। अरे ये देखिए यहां भी मिस प्रिंट हुआ है। ये क्या है? बंगाल नहीं है, ये शासक कहां के हैं? अवध के शासक है, अवध। निम्नलिखित में अवध के शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार इनको क्या करना है? हमें व्यवस्थित करना है। किनको करना है? अवध के शासकों को करना है। तो इस अवध के शासकों को कालक्रम के अनुसार हम देखें
तो इसमें क्या आएगा, सफदरजंग है, ये सफदरजंग है, ये सबसे पहले शासक बनता है। उसके बाद में शुजाउद्दौला रहता है, शुजाउद्दौला के बाद में आसफदौला बनता है, और इसके बाद में सादत अली खां बनता है। क्या बनता है, सादत अली खां। ये क्या है कि ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले यहां बंगाल का शासक है, नंबर 1। यानी एक कहां है, ये रहा, एक कहां है, ये रहा, यहां ये कट कर देंगे। इसके बाद में शुजाउद्दौला बनता है, 2, यहां 3, तो ये भी कट हो जाएगा। इसके बाद में आसफदौला बनता है, ये, और फिर सादत अली बनता है, ये, यानी ये पोर्शन रहेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। अवध के नवाबों के कालक्रम पूछा गया है। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह फर्स्ट था, उनका मूल नाम था मोहम्मद मुअज्जम, और मोहम्मद मुअज्जम है, ये क्या है, जाजऊ के युद्ध में, उत्तराधिकारी युद्ध में मोहम्मद आजम को हराता है, और फिर बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है। ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां एक चीज और ध्यान रखना है साथियों, कि बहादुर शाह फर्स्ट रहे, ये क्या है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, कौन सा, जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध कब हुआ, ये 1707 ईस्वी में हुआ, जून 1707 में। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद क्या है, इस युद्ध के बाद मुअज्जम, मोहम्मद जो मुअज्जम है, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना, बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या है, मुगल बादशाह है, ये बनता है। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना, ये अपने को एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, एक भी चीज और ध्यान रख लेना साथियों आप, कि औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने मृत्यु से पूर्व, ये विशेषकर ध्यान रखना, औरंगजेब ने मृत्यु से पूर्व क्या किया था, मृत्यु से पूर्व अपने 3 पुत्रों में अपना साम्राज्य बांटा था। 3 पुत्रों में अपना साम्राज्य बांटा, ताकि बाद में क्या हो, युद्ध ना हो, ये ध्यान रखना है। पर फिर भी युद्ध नहीं रुका। अब ये कौन थे, ये पहला था मुअज्जम, सबसे बड़ा, जो सबसे अधिक आयु में, 63 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना। इसको क्या दिया गया, दिल्ली व आगरा सहित, दिल्ली व आगरा सहित जो मुख्य स्थल थे सहित 11 सूबे हैं, इनको दिए गए थे। इसके बाद में दूसरा था आजम। इस आजम को क्या किया गया था कि गुजरात सहित 8 सूबे दिए गए, गुजरात सहित 8 सूबे वो इसको दिए गए। और तीसरा था कामबख्श, जिसको के उत्तराधिकार में कुछ मिला, तो ये इसको हैदराबाद दिया गया था, ये ध्यान रखना है, हैदराबाद। बाद में क्या है कि ये यहाँ 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट है, आजम की हत्या कर देता है इस युद्ध में और शासक बनता है। 1709 में हैदराबाद जाके वो कामबख्श की भी हत्या कर देता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन की किस शासक ने कलकत्ता में विलियम फोर्ट का निर्माण करवाया? कलकत्ता में जो विलियम फोर्ट है, ये ब्रिटेन के किस शासक के काल में बना था, किस शासक के नाम पे बना था? तो ये विलियम तृतीय, विलियम तृतीय था, ये ध्यान रखना है, ये बनाता है। और यहाँ 1698 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों को कलकत्ता, गोविंदपुर और
सूतानाती, ये है, इनकी जागीर मिलती है। जमींदारी कह दें, जागीर कह दें, जमींदारी मिली। इसके बाद में जोब चार्नक है, इस जोब चार्नक ने यहां कलकत्ता शहर बसा दिया, ये अपने को ध्यान रखना है, और यहीं पे विलियम फोर्ट बना। अगला क्वेश्चन, सूरत में पहले फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया? अपने बात की थी कि सूरत में पहला फ्रांसीसी कारखाना है, ये 1668 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। पहले बात कर ली पीछे, कब? 1668 ईस्वी में। अब वहां अपनी ये बात नहीं की थी कि ये किसने किया, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आ रहा था, तो ये किसने स्थापित किया था? तो ये किया था फ्रांसिस केरो ने। फ्रांसिस केरो है, ये 1668 ईस्वी में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित सूरत में करते हैं। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो ये अपने को ध्यान रखना है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था है, इसको समाप्त 1772 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1772 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और ये दूसरा बात कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन का प्रारंभ किया था। द्वैध शासन का प्रारंभ है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। और कब करते हैं? 1665 ईस्वी में करते हैं। 1665 ईस्वी में इन्होंने किया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। निम्न में से किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नावो के युद्ध में पराजित किया? पोर्टो नावो का युद्ध है, ये क्या है, कब होता है? 1781 में होता है। और ये किस दौरान होता है? ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, मैसूर युद्ध के दौरान ये हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसमें कौन था? इसमें सर आयरकुट था, जिसने क्या किया था? जिसने हैदर अली को हराया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है? ये हमें ध्यान रखना है। मुदकी की लड़ाई, मुदकी का युद्ध पहले आंग्ल सिख युद्ध से। चिलियानावाला के युद्ध, ये नहीं है। अलीवाल का युद्ध पहले आंग्ल सिख हैं। सबराऊ का युद्ध, ये भी है। इनकी सीक्वेंस भी पूछा जाता है, क्रम भी पूछा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चिलियावाला का युद्ध, ये क्या है? ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का भाग था। आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ये लड़ाई हुई थी, ये युद्ध हुआ था, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, आंग्ल सिख युद्ध है, कितने हुए? आंग्ल सिख युद्ध 2 हुए। आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए टोटल? 2 हुए। नंबर 1, पहला आंग्ल सिख युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध है, ये कब होता है? ये होता है 1845-46, 1845-46। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ है साथियों, ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ है कब? आंग्ल सिख युद्ध ये होता है 1848-49 में। और 1849 में क्या किया जाता है? इस युद्ध के बाद पंजाब को, इस युद्ध के बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। युद्ध के बाद सिख साम्राज्य को, जो पंजाब में था, सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, ये अपने को ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेतबाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक था। अब देखिए रेतबाड़ी भूमि बंदोबस्त है, ये सर जॉन मेलकम, एरिक स्टोक, थॉमस मुनरो या जेम्स मिल। तो ये टॉमस मुनरो था और इन्होंने क्या है रेतबाड़ी में, ये देख ध्यान रखना है, इसमें सीधा किसान से संबंध था, सीधा किसान, किसान को ही रेत कहते थे, किसान या रेत से संबंध था, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी सभी हैं वो किसान से नहीं थे, बीच में जमींदार थे। और टॉमस मुनरो है, इन्होंने क्या किया था, टॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में मद्रास के बाराहल जिले में, मद्रास के बाराहल जिले में सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सबसे पहले इसका प्रारंभ किया, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, किसने कहा धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? सभी बुराइयों की बुराई धन निष्कासन है। एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, AR देसाई। तो ये दादा भाई नौरोजी हैं और दादा भाई नौरोजी को हम एक तो इनका उपनाम है जिनसे जानते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इनकी पुस्तक थी, क्या थी पुस्तक, इंडियन पॉवर्टी, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स। अन ब्रिटिश रूल्स, इसमें इन्होंने क्या है कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। क्या दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत है, ये इन्होंने दिया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किसने स्थायी बंदोबस्त को एक दुखदाई और भयंकर भूल बताया? स्थायी बंदोबस्त है, ये स्थायी बंदोबस्त है, ये ध्यान रखना है। 1793 ईस्वी में, अगर अपनी बात करें तो 22 मार्च, एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, 22 मार्च 1793 को किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ में क्या कि 1790 में एक 10 वर्षीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और बाद में इसको क्या है कि ये 22 मार्च 1793 से स्थायी कर दिया गया। इसे क्या किया गया? TR होम्स, ये TR होम्स ने दुखदाई और भयंकर भूल है वो कहा था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में दोहरे शासन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिणाम का राजस्व वसूली का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। कितने रुपए में आया था दोहरे शासन के फलस्वरूप? तो ये 28 लाख स्टर्लिंग सालाना थे, 28 लाख पाउंड जो स्टर्लिंग थे सालाना, इसमें आया था, ये ध्यान रखेंगे। डोगरा सरदार गुलाब सिंह को सिखों से दगाबाजी के फलस्वरूप पहले सिख युद्ध के बाद पुरस्कार में अंग्रेजों ने क्या दिया? डोगरा सरदार था गुलाब सिंह, ये सिखों के साथ था, अंग्रेजों के साथ मिल गया था पहले 1845-46 में पहले सिख युद्ध में। और इसमें क्या है कि इनको क्या मिला? कश्मीर की रियासत। कश्मीर की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक कौन था? इन्होंने क्या की थी? कश्मीर की स्वतंत्र रियासत स्थापित की थी, कश्मीर की स्वतंत्र रियासत के संस्थापक, क्योंकि ये अंग्रेजों ने इनको दे दी थी और बाद में यहाँ डोगरा जो राजपूत वंश था इनका यहाँ पे शासन हो गया था,
ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में अंग्रेजों के आगे समर्पण कर अलीगढ़ का दुर्ग सौंपने वाला फ्रेंच अधिकारी था। अलीगढ़ का दुर्ग है, ये सिंधिया के अधीन था। किसके? सिंधिया के अधीन। और सिंधिया के अधीन था, और सिंधिया का अधिकारी कौन था? पेरो था। पेरो ये क्या है? सिंधिया सेना में अधिकारी था। सिंधिया सेना में अधिकारी, और इस सेना में अधिकारी इन्हें सौंपना पड़ा, और बाद में ये इससे दुखी होकर इन्होंने नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में टीपू सुल्तान के पराजय पर क्या है? अंग्रेजों ने उससे निम्नलिखित राशि क्षतिपूर्ति मिली थी। अब देखिए, हमने पीछे देखा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और इसमें अंग्रेजों ने राशि कितनी ली थी? वो ली थी 330 लाख रुपए। 330 लाख रुपए, या इसको कहें 30 लाख पाउंड। 30 लाख पाउंड थी, ये ध्यान रखना है, 30 लाख पाउंड। उस समय पाउंड उनके थी, अपने रुपए थी, तो ये राशि इन्होंने ली थी। अगला क्वेश्चन, वाणिज्य के इतिहास में उसकी दुर्दशा के बराबर कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत में सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों का रंग सफेद बना रही है। अब ये क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल ने कहा है कि हमने भारत का सूती वस्त्र उद्योग क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसके कारण जो बुनकर थे वो मर गए हैं, और उनसे क्या है, हड्डियां, उनकी हड्डियों से मैदान है वो सफेद हो गए हैं। ये कहने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये साथियों 1828 से 1835 तक, 1835 तक क्या रहे? भारत के गवर्नर रहे, भारत के गवर्नर जनरल रहे, गवर्नर जनरल रहे। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस अंग्रेज डॉक्टर का नाम क्या था जिसने 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियर का इलाज किया था? अब देखिए, मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर हैं, अब इनमें क्या है कि 1770 ईस्वी में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल है, ये अंग्रेजी शिष्टमंडल फर्रुखसियर से, मुगल बादशाह से व्यापार की अनुमति लेने के लिए मिलने के लिए आता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता है ये जॉन सुरमन कर रहे थे। जॉन सुरमन है, इनकी अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल क्या है, फर्रुखसियर से मिलने के लिए आया, भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया। अब जब ये फर्रुखसियर से मिले तो फर्रुखसियर है, इनके क्या है, शरीर पर, इनके शरीर पर एक बड़ा घाव था जो ठीक नहीं हो रहा था, बड़ा घाव था। अब बड़ा घाव था तो इस घाव का इलाज है, इस घाव का इलाज इस शिष्टमंडल में क्या है, एक डॉक्टर थे हैमिल्टन। डॉक्टर कौन थे? हैमिल्टन थे, और इन्होंने इसका इलाज कर दिया। ये सर्जन थे। अब क्या कि यूरोपियन थे, ये एडवांस थे, सर्जन थे, ऐसा इस समय जानकारी नहीं थी कि ऐसे भी ठीक होता है, तो इन्होंने ठीक कर दिया। इससे फर्रुखसियर है बहुत अधिक खुश हो गया, और फर्रुखसियर ने क्या किया, अंग्रेजों को दस्तक प्रदान की। इन्होंने क्या किया, खुश होकर अंग्रेजों को दस्तक प्रदान की। दस्तक क्या था? दस्तक प्रदान की। अब ये दस्तक क्या था? 3000 रुपये वार्षिक के बदले, क्या 3000 रुपये वार्षिक के बदले शुल्क मुक्त व्यापार बंगाल में, वार्षिक के बदले बंगाल में कोई भी चुंगी इनको देनी नहीं पड़ती थी, बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार, ये इनकी दिया गया था। ये मांगने आए, ये मिलने आए थे, और इससे पहले इन्होंने इलाज किया, इससे खुश होकर इन्होंने ये दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 नहीं है, 1768 नहीं है, 67 है, ठीक है। 67-69 में कौन विजयी हुआ था?
पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जो प्रभावी रहा था, वो प्रभावी को हालांकि विजय नहीं कह सकते, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे हैदर अली। हमने पीछे देख लिया है कि 1767 से 69 तक ये युद्ध हुआ अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। इसके बाद में ये मद्रास की संधि जो होती है 1769 में, उसमें क्या है कि उसमें ये युद्ध समाप्त होता है और इसमें सारे अपने अपने विजयी पक्ष, विजयी जो क्षेत्र थे वो वापस लौटा देते हैं, अंग्रेज भी लौटा देते हैं और हैदर अली भी लौटा देता है। पर हैदर अली का एक प्रभावी पक्ष ये रहता है कि ये युद्ध हर जाना उनसे लेता है, युद्ध में खर्च हुई राशि किन से लेता है, अंग्रेजों से लेता है। इसलिए माना जाता है कि इसमें ये विजय हुआ, पर स्पष्ट तौर पर कोई भी विजय नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेशवाओं में कौन सा भारत में हिंदू पद पातशाही या हिंदू साम्राज्य बनाना चाहता था? अब देखिए, हिंदू साम्राज्य अथवा हिंदू पद पातशाही की स्थापना का विचार है, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये सबसे पहले दिया था शिवाजी। अब शिवाजी हैं, ये काम नहीं कर पाए थे, पर शिवाजी नहीं कर पाए थे तो उनके बाद में बाजीराव फर्स्ट जो पेशवा हुए थे, कौन हुए थे? बाजीराव फर्स्ट। ये कह रहे थे कि मेरा साम्राज्य कटक से अटक तक फैला हुआ है और मुगल क्या है कि ये खोखला पेड़ है और उसको जैसे ही हम मिलाएंगे तो उसकी शाखाएं थर थर करके गिर जाएगी। ये कौन कह रहे थे? बाजीराव फर्स्ट कह रहे थे, यानी मुगलों पे हम अधिकार कर लेंगे। और ये गए भी थे। 1737 में मात्र 500 घुड़सवार लेकर ये दिल्ली गए और सीधा जाते ही बिना कोई रुकावट के अधिकार भी कर लिया था दिल्ली पे। पर बाद में वो इनके सहयोगी ये बन गए थे, ये ध्यान रखना है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, ये वास्तविक संस्थापक हम किसको कहते हैं साथियों? ये कहते हैं, ये बाजीराव फर्स्ट को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सही ढंग से सुमिलित नहीं है? सही ढंग से सुमिलित कौन सा नहीं है? ये देखिए, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। कर्नाटक का पहला युद्ध 1740 से 48 के बीच में हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। हुगली का पहला कारखाना, हुगली का पहला कारखाना है ये अपने को, हुगली में अंग्रेजों का पहला कारखाना है, ये 1651 ईस्वी में स्थापित होता है। ठीक है, यहां अपने को उत्तर अपने ये करना है। हालांकि तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये 1758 में चल रहा है, पर ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है 1756 में, ये आप ध्यान रखेंगे। 1756 से 63 है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, कर्नाटक क्षेत्र में हुए, इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सी ये घटना वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं है। पहला मराठा युद्ध, पहला मराठा युद्ध कब होता है? पहला 1780 से 84 के बीच में होता है, वारेन हेस्टिंग्स है। नंद कुमार का मुकदमा तो प्रसिद्ध है, वारेन हेस्टिंग्स है। अवध की बेगमों से ध्रुवा, ये था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ, ये हमने देखा। और इस समय अंग्रेज अधिकारी था, वो था अंग्रेज अधिकारी आयरकुट। कौन था? अंग्रेज अधिकारी आयरकुट था। यहां ये वारेन हेस्टिंग्स तो हमारे 1772 में गवर्नर बन के आते हैं बंगाल के, तो ये इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वाडीवास का युद्ध लड़ा गया। वाडीवास का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, बार बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? पहले तो कब लड़ा गया? तो ये 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों, या कह दे इंग्लैंड, अंग्रेजों वर्सेज फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, फ्रांसीसी। ठीक है, इसमें विजेता कौन बने? विजेता बने वो अंग्रेज। अब देखिए, यहां एक चीज ध्यान रखना है कि ये बार बार क्यों पूछा जाता है? बार बार ये इसलिए पूछा जाता है साथियों कि इस युद्ध से क्या हुआ? इस युद्ध से ये स्पष्ट हो गया कि भारत में अंग्रेजी शासन करेंगे, फ्रांसीसी नहीं। इस युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में साम्राज्य समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों का भारत में
साम्राज्य समाप्त हो गया। हालांकि पूरी तरह से नहीं हुआ, पर अपने को ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि किस युद्ध ने निर्धारित किया कि भारत में अंग्रेज ही शासन करेंगे, फ्रांसीसी नहीं करेंगे, या फ्रांसीसियों के शासन के समाप्त हुआ तो वाड़ीवास के युद्ध से हुआ है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। ये हमारे पहले टेस्ट के क्वेश्चन थे साथियों। नेक्स्ट टेस्ट को हम देखेंगे अगली क्लासेज में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आज इतना ही।